ठीक है, एक बार 2 मिनट और वेट करेंगे। एक्चुअली एक ग्रुप में लिंक नहीं गया है केमिस्ट्री का, तो अभी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन रिवाइज करो कि क्या कराया था मैंने प्रीवियस क्लास में, देन फिर मैं आगे चलती हूँ। पंजाब वाले बच्चे आ गए हैं, पंजाब वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल राइट। ओके मंजीत, आपने देख लिया था वो मैसेज जो मैंने आपको भेजा था, टेक्स्ट किया था बेटा? मंजीत है ना क्लास में? मंजीत, यस मैम। हो गया था वो? यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ, है ना? तो अपना ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो जाएगा आज, है ना? एक छोटू सा टॉपिक रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी अलोंग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्लासेस कब तक लगेंगी, तो क्लासेस आपकी 7 फरवरी तक लगेंगी। ठीक है, तो 7 फरवरी तक आप लोगों की क्लासेस लगेंगी, यानी कि 2 वीक्स और लगेंगी। ठीक है, सो आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा बाकी क्लासेस में भी, तो हम भी अपना खत्म करके और जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज ही खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करना चाहिए कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को पता हो, रिवाइज करते रहते हो ना, साथ साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा, आप लोग में से कितने बच्चे जेई मेंस के एग्जाम्स देख रहे हैं कि 11th से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कितने बच्चे आप में से देख रहे हैं वो? प्रियांशु इज ओके। ठीक है, प्रियांशु ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से पेपर आ रहा है। और जनेश आप कर रहे हो, ओके, वेरी नाइस। और बाकियों को जेई देना है, वैसे ही पूछ रहे हो? देना होगा ना, तो देखो ना फिर कैसे आ रहे हैं पेपर। जनेश कैसा लग रहा है, मतलब पेपर देख के, मतलब किस तरीके का, तुम क्या 11th के क्वेश्चंस बना पा रहे हो? जनेश आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, तो क्या लगा पेपर को देख के कि मुश्किल है भाई, बहुत मेहनत करने की जरूरत है? कैसा क्या लगा तुम्हें पेपर को देख के? मम्मा मैथ्स में कोनिक सेक्शन तो हो रहा था, जो हम्म। बाइनोमियल था उसका एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा मतलब ट्रिकी टाइप था, उसमें ज्यादा थिंकिंग और लेंथी भी था वो। हम्म। केमिस्ट्री अभी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ठीक थी, उसमें 12th के ज्यादा टॉपिक्स आ रहे थे। राइट। मैच द फॉलोइंग,
रीएजेंट, वो सारे मैथ्स दी फॉलोइंग आती है। राइट। जो थोड़ा पहले के टॉपिक थे पीरियोडिक टेबल वाले, वो थोड़ा रिवाइज करना था अभी मेरे को, तो फिर वो क्वेश्चन बने नहीं मेरे से इतनी अच्छी तरह से। फिजिक्स में फिजिक्स हो रही थी, वो ठीक थी। ठीक है, तो ना मैं बिल्कुल एग्री करूंगी जनेश की बात से। तो जो इस बार का पेपर आ रहा है ना तीनों सब्जेक्ट का, वो लेवल काफी अच्छा लेवल है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छा बच्चा ला रहा है 99 परसेंटाइल ला रहा है, या फिर मतलब 95 प्लस परसेंटाइल आ रहा है, तो मतलब हाँ उसने मतलब लाइक ढंग की प्रिपरेशन की है। और बिना प्रिपरेशन के वो नहीं ला सकता इतना। और जैसे कि जनेश ने कहा कि मैम ऑर्गेनिक जो थी ना वो 12th की थी, तो उसने बिल्कुल सही बोला। उसमें जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, वो 12th और 11th को मिक्स करके दिए हुए हैं। मतलब उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 12th तो आनी ही चाहिए, जो कि आप अगले साल करोगे, और 11th का भी आना चाहिए, राइट। और इनऑर्गेनिक में भी क्या है, इनऑर्गेनिक में जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले सवाल हैं, है ना, तो उनको उन्होंने 12th के किसी चैप्टर 12th के पी ब्लॉक के साथ मिला के दिया है। तो राइट, आप समझ रहे हो कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ बच्चों को कि बेटा सिर्फ 12th पे रिलाय मत हो। जब बच्चे बिल्कुल भी ये हो जाता है ना, हाथ खड़े करते हैं मेरे आगे कि मैम हम तो 11वीं में पढ़ के ही नहीं आए, तो फिर एज अ टीचर एज अ मेंटर मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि 12th तो कर लो, कम से कम 12th तो कर लो, क्योंकि अगर तुम 12th कर लोगे तो थोड़ा बहुत 11th करवा के निकलवा देंगे तुम्हारा। बट टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ 12th पे रिलाई करना सफिशिएंट नहीं रहेगा बच्चों हमारे लिए। वो तो करना ही है, वो तो तुम आगे जाके बहुत से बच्चे सीरियस भी हो जाओगे, राइट, बहुत से बच्चे सीरियस भी हो जाओगे जेई के लिए, नो डाउट। बट 11th भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 11th 12th के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है, या उसको वो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो फंस गया ना बच्चा, कि जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती 12th की वो तो गया, जिसको 11th का मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता वो भी गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं पिछले साल भी इस साल भी, तो केमिस्ट्री का लेवल फिर अब बढ़ गया है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका। मतलब ऐसे ही आएंगे सवाल, पहले भी ऐसे आ रहे हैं 24-25 में, 26 में भी ऐसे आए हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुमने सवाल ही नहीं देखे होंगे, नो डाउट। लेकिन ना जितना मैं बच्चों से सुन रही हूँ, जितना मैं डिस्कशंस करा रही हूँ पेपर का, उसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हमेशा मैं बोल देती हूँ कि बेटा कम से कम 3 साल के तो तुम कर लो पीवाईक्यू। लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो क्यों करें हम 3 साल के, वी हैव अ टाइम, है ना, वी हैव टाइम। तो हमें 5 years के करने चाहिए क्वेश्चंस को। पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है, इससे अच्छा हमें क्या सोर्स मिलेगा तैयारी करने का, जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? सारे क्वेश्चंस, सारे तो मैं नहीं बोलूंगी 25, बट ये 70-65% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है। और जो क्वेश्चन नए भी आ रहे हैं, मतलब वो भी पहले कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी कि कहानी बिल्कुल सिंपल सी अगर मैं कंक्लूड करूं, जो मैंने ज्ञान बांट रही हूँ तुम्हें इतने टाइम से, कंक्लूजन यही है कि जेई करना है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो बच्चे 11th नहीं करके, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, वो 11th नहीं आती है उनको इतने अच्छे से। कुछ बच्चों को आती है क्योंकि वो काफी टाइम से, कुछ 2 साल से अवंती से पढ़ रहा है, कुछ लोग 12th में ही आए थे। कोशिश की थी 11th कराने की, बट उन्होंने की नहीं। अब नहीं की तो उनसे सवाल नहीं बने, पेपर में सवाल नहीं बने। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सेम चीज तुम फेस करो, ठीक है। जीओसी से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड टेस्ट विद ऑनेस्टी इज द ओनली की टू गेट हाई स्कोर इन योर JEE एग्जाम नेक्स्ट ईयर। यही 3 चीजें, रिवीजन, टेस्ट
और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, असाइनमेंट जो टीचर्स देते हैं, यही तीनों चीजों से ही तुम्हें तुम्हारा कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जिसको करना ही जेई है, जिसको बिल्कुल क्लियर है मैं भाई मैम मुझे तो जेई करना है, मुझे एनआईटी या आईटी जो भी तुम्हें सोचा हुआ है तुमने तुम्हारे लिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, खत्म बात। ठीक है, तभी आप जो पेपर आ रहे हैं वो सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का लेवल भी अच्छा आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं आ रहा ऊपर ऊपर से सवाल आ रखे हैं, ना 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 ना। जब तक वो बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा बहुत अंदर जाके, तब तक वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। तो तुम्हें मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर करवाए हैं इस सेशन में? मॉल कॉन्सेप्ट कराया था क्या? कंफर्म करना, करवाया था ना? हाँ मैं भूल गई थी। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, और कौन सा करवाया मैंने तुम्हें? पीओसी। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 चैप्टर लिए थे तुम्हारे। ठीक है, वो 4 चैप्टर तो तुम्हारे बिल्कुल मतलब ये लगा लो हाई प्रायोरिटी वाले हैं ही है, मतलब हैं ही है। उसके अलावा तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, और कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है। करो इनको बैठ के, अपने लिए टाइम निकालो, जो जैसे तुम्हारे पेपर हो जाएंगे टाइम निकालो, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर देखना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले अपना बेसिक इंप्रूव करो थर्मोडायनेमिक्स में, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ो पहले थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को। जब तुमसे एनसीईआरटी के सवाल बनने लग जाए तो बेशक तुम जो है जेई का पढ़ना चालू करो, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम लास्ट में टीचर बोल देता है कि मत करो, क्योंकि मजबूरी होती है हमारी, इतना वास्ट चैप्टर इतने कम टाइम में नहीं बच्चा समझ पाएगा। बट तुम्हारे पास क्योंकि टाइम है तो तुम थर्मोडायनेमिक्स है ना, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होता है, राइट? तो इनको भी करना है आप लोगों को। आई नो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं वो लिया चैप्टर, बट तुम लोगों को वो करना है। जैसे तुम 12th में आओगे ना, 12th में 11th की भी रिवीजन क्लासेस लगा करेंगी, है ना? तो वो करना है। ठीक है, जैसे आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक होता है, मतलब वो कुछ टीचर्स जीओसी में पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर्स वो हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाते हैं। मैं तुम्हें पूरा आइसोमेरिज्म वहां पढ़ाऊंगी ग्रेड 12th में, जिसमें आपका आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सारा आएगा, राइट? तो ये चीजें हैं, छोड़ना नहीं है तुम्हें कुछ भी। केमिस्ट्री का जितना तुम लगभग सिलेबस कंप्लीट करके जा सकते हो करो। अब पता है क्या हो रहा है, बच्चा 12th करके जा रहा है, जो चैप्टर 12th में वो करके जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, वो करके गया, बहुत बढ़िया तरीके से करके गया, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है उसमें से, गया ना सवाल। यही उसने 11वीं का कोई चैप्टर पढ़ रखा होता तो कर लेता ना, वो कंपनसेट हो जाती वो चीज, यस और नो? तो इसीलिए जितना ज्यादा तुम सिलेबस अगर केमिस्ट्री का कर सकते हो करो, क्योंकि मैथ्स का तो वैसे ही बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जो कि है थोड़ा टफर साइड रहता है। तो ट्राई करो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना मैक्सिमम सिलेबस 80 to 80% सिलेबस आप कंप्लीट करें। मैं यही सलाह दूंगी आप लोगों को। ठीक है, चलो। तो हम लोग लास्ट क्लास में एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? आज हम एसिडिटी भी खत्म कर देंगे और बेसिसिटी भी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ रहे थे एक बार मैं बता दूं। देखो अब तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारे लिए क्या है। एक तो बार बार तुमसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा जा रहा है, जेई में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यस और नो? है ना? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से? जो प्लस एम लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं और प्लस एच लगाते हैं, यस और नो? यस मैम। ठीक है, यस। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनको माइनस एम और जो माइनस आई लगाते हैं। ठीक है,
उसके अलावा मैंने कहा था कि ध्यान रखना सबसे पहले पावर किसकी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी किसको देते हैं, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, inductive effect, इंडक्टिव इफेक्ट, anti-aromatic, एंटी एरोमेटिक। और मैं 12th में उसी को ही लूंगी बैच में जो मेरे सवालों का जवाब देगा। पहले आप सब लोगों के ऑफलाइन टेस्ट होंगे, जहां जहां आप रहते हैं, दिल्ली वाले बच्चों के दिल्ली में होंगे, दिल्ली में तो मैं आपकी भी हूँ, ठीक है। हिमाचल वाले बच्चों का हिमाचल में ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो ऑफलाइन टेस्ट में अपना बेस्ट देना, ठीक है। चलिए आइए, वो अपन बाद में बात करेंगे, वो सारा मैं बता दूंगी तुम्हें, उसकी टेंशन नहीं लेना। उसके अलावा एसिडिटी का क्या सीन था मैम? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -m-i लगाएंगे, है ना। और बेसिसिटी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आज मैं पढ़ाऊंगी, वो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जो +m और +i लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने और क्या चीज बताई थी आप लोगों को कि Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, याद है। और pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। बोलो भाई क्या कहते हो? yes ma'am, ये बड़े काम की चीज है, तो इसको छाप लो कहीं, क्योंकि बार बार ये आएंगे। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि बेटा नोट डब्बा बना के लिख लो, है ना। काफी सारी चीजें बताई है, मैं सारी चीजें तो नहीं रिकॉल आप लोगों को बता पाऊंगी, क्योंकि आगे पढ़ाना है मेरे को। तो जो जो मैंने तुम्हें नोट करके स्टार करके बनवाया है, डब्बे में लिखवाया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारे 2-4 रह गए थे एसिडिटी पे, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। एसिडिटी में हम लोग क्या देखते हैं, आपको क्या करना होता है, रिमूवल ऑफ H+, और H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है, आपको वो देखना होता है कि वो कितना स्टेबल है, यस और नो। yes ma'am, तो अगर Yes, यहाँ से ma'am. तुम सब जगह से H+ निकाल दोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? हाँ मैम, yes ma'am, yes ma'am, वेरी गुड। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। फ्लोरीन का -i इफेक्ट ज्यादा होता है कम होता है इन सबसे? ज्यादा होता है। और -i इफेक्ट क्या कर रहा है, एसिडिटी को बढ़ा रहा है कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा, समझे? ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। yes ma'am, तो मैंने किस ऑन द बेसिस ऑफ -i इफेक्ट ऑफ हेलोजन। डन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैं लिखती भी जा रही हूँ कि किस बेसिस पे अपन ने इसको मार्क किया है। यहाँ पे देखो जब H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तुम देखो क्या है यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, CH3 है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? amla, तो हमने ये कैसे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम। वेरी गुड, डन। आइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक रूल ध्यान रखना है, DNP रूल। मतलब ये मैं बता रही हूँ, याद रखने का तरीका है। DNP रूल क्या होता है, डिस्टेंस, D मतलब डिस्टेंस, N मतलब नंबर, और P मतलब पावर। क्या मतलब है मैम, इसको कैसे अप्लाई करते हैं? आइए, तुम क्या करो, सब में H+ निकाल दोगे यहाँ पे। अब तुम ध्यान देखो, इस जो COH वाला कार्बन है, उसके साथ वाले कार्बन पे CN लगा हुआ है। यहाँ पे भी साथ वाले कार्बन पे NO2, साथ वाले कार्बन पे 2 Cl, 3 Cl, और ये मतलब डिस्टेंस तो सबका सेम है ना। मतलब COOH के जो साथ वाला कार्बन है उसी पे ही सब लगे हुए हैं, यस और नो।
जो ग्रुप Yes, लगे ma'am. हुए हैं डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो मेरी पहली बात सेम हो गई। अगर डिस्टेंस मान लो एक ऐसा होता जो पास है दूसरा दूर होता, तो जिसका डिस्टेंस कम है उसका ज्यादा एसिडिटी होता। क्यों? क्योंकि जो माइनस आई है वो क्या होते हैं, या प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं ना, इसलिए। समझे? तो माइनस आई Yes, अगर ma'am. पास में है ग्रुप तो ज्यादा स्ट्रोंगली विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा ज्यादा। फिर हम बात करते हैं नंबर को हम प्रायोरिटी देते हैं। नंबर में कौन नंबर याद है? यहाँ पे एक है, 1 2 3 3, ये दोनों पहले नंबर पे आएंगे। क्या कहते हो? मतलब सबसे पहले लिखे जाएंगे। अब इनमें से भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, उसका माइनस आई ज्यादा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, बी से ज्यादा। यस और नो? फिर 2 Cl है, फिर ये आ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि मैम NO2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ उसको, बट यहाँ पे देखो 2 Cl है, 3 Cl है, फ्लोरीन ज्यादा है, 3 फ्लोरीन है, तो इसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस नंबर पावर काम आ सकता है तुम्हें। अब बात करनी है हमें, यहाँ पे देखो एक ही NO2 है, यहाँ पे एक ही NC। अब हम पावर देखेंगे, जब कुछ नहीं है, डिस्टेंस नंबर सब बराबर है, तो अब हम देखेंगे पावर। तो हमें पता है NO2 की पावर ज्यादा होती है CN से, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को मतलब जो 11वीं 12वीं में है, ठीक है। तो ABCDE क्या होगा, इसका एसिडिटी का ऑर्डर होगा। क्या ये सब बच्चों को क्लियर हुआ? कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड बच्चों। और जो आप पेपर देते हो ना, आप ईमानदारी से दिया करो। बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन में, जो कि मैं अपने बहुत पिछले काफी सालों से देखती आ रही हूँ। ईमानदारी से दोगे तुम, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ पहुंचोगे। ट्रस्ट करके देखना मेरे ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हम 12th में भी करेंगे क्योंकि 12th में हमारा फिनोल नाम का चैप्टर है, बट यहाँ पे ये आ रहा है, मैं यहाँ पे भी करा देती हूँ, वहां पे भी करा दूंगी। इट डजंट मीन कि तुम यहाँ नहीं सीखोगे। देखो फिनोल है, अब तुम देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, क्योंकि ऑर्थो पे नाइट्रो है, ये मेटा और ये पैरा। हमें इनकी एसिडिटी बतानी है। तुम्हें सब में तीनों में से कौन सी चीज ऐसे लग रही है कि तुम इस बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हो? NO2 की पोजीशन है Yes, ना, ma'am. एक पे ऑर्थो पे, एक पे मेटा पे और एक पे पैरा पे। मेटा पे सिर्फ क्या लगता है, Minus I factor. माइनस आई या प्लस आई, है ना, अब क्योंकि माइनस आई लगा रहा है। पैरा पे -M माइनस आई दोनों लगता है, और ऑर्थो पे जो है -M माइनस आई दोनों लगता है। यानी कि सबसे कम एसिडिक बी होगा, यानी कि मेटा वाला। बोलो Yes, ma'am. तो ये सिर्फ माइनस आई लगा रहा है। अब बात आती है ए और सी में। अब दोनों में ही -M लगा रहे हैं, ये तो अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा, तो वी हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ -I। -I इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? Distance dependent. वेरी गुड, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो -I ज्यादा यहाँ पे लग रहा है NO2, है ना, जब ये निकालोगे तो NO2 ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, है ना, बिकॉज पास में लगा हुआ है, दूर में। तो उस हिसाब से मेरा ए वाला ज्यादा होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए ना, ऑर्थो पैरा मेटा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज रोंग। मैम ये कैसे हो गया, ये कैसे लोचा हो गया? हाँ लोचा है, कुछ कुछ क्वेश्चनों में लोचा है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे तुम्हें वो चीजें बिल्कुल ध्यान में आती रहेंगी, टिप्स पे रख जाएंगी। होता क्या है बच्चों, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है ना, वो होता है पैरा, ऑर्थो और मेटा। मेटा का तो पीछे ही है, बट पैरा वाला थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करूं, देखना इधर, OH का H, NO2 का O, इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और ये कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा या इंटर? इंट्रा। इंट्रा क्यों बोला? किसको मतलब पता है इंट्रा और इंटर का? हाउ मेनी ऑफ यू नो द इंट्रा और इंटर? आप लोग जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, भाई ये तो सुना होगा तुमने, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, जब आपके स्कूल में ही कंपटीशन होता है, करते हो ना तुम लोग रंगोली कंपटीशन, जो भी होते होंगे तुम्हारे स्कूल में। एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, जब बहुत सारे स्कूल आपस में मिलके उनके बीच में कंपटीशन होता है, यस और नो? तो क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा। और जबकि जो पैरा वाला है उसमें इंट्रा नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो ना NO2 बहुत दूर है, ऐसा नहीं कि तुम बना दोगे सब में, 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। तो इनमें होती है, क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इससे होगा क्या, सोचो। हमें तो H+ निकालना है ना एसिड के लिए, यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन वो H तो कहाँ पे इन्वॉल्व है मैम? वो तो मैम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो आसानी से निकल पाएगा क्या ये H+? नहीं निकल पाएगा। No. तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, रीजन भी पता होना चाहिए, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लिटिल बिट लेस एसिडिक देन पैरा। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो क्या आता है मेरा बेटा, पैरा का सबसे ज्यादा, पीके जो होती है वो इसकी सबसे कम होती है। एग्जैक्ट तो वैल्यू मेरे को नहीं याद है ना, तुम्हें याद रखनी है, फिर ऑर्थो, फिर लास्ट में मेटा, ठीक है। याद रहेगा एसिडिटी का ऑर्डर, और रीजन भी याद रहना चाहिए। Yes, ma'am. एक मिनट रुको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैम ये तो कल पिछले सेशन में किया था। ये वाला किया था अपन ने? Yes, ma'am. मैम अच्छा, चलो एक बार दोबारा करा देती हूँ मैं। अपना ये क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि फिनोल से ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक है ना, तो फिनोल वाला तो सबसे पीछे आ जाएगा। अब ये NO2 है तो आगे आ जाएगा, ये CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाते हैं एसिडिटी को, और थर्ड वाला बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। ये वाला करते हैं क्वेश्चन, JEE एडवांस 2019 में आया था ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सब में से तुम H+ निकाल दो, देखो निकाला, 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 ठीक है, ठीक है। अब देखो COO नेगेटिव के साथ वाला कार्बन ये Sp है, ये Sp2 है, ध्यान से देखो, और ये Sp3 है, और ये भी Sp2 है। आपको पता है ना ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, Sp वाला, है ना, याद है? फिर Yes, ma'am. Sp2 से कम Sp3। तो यहाँ पे मुझे सबसे एसिडिक कौन दिख रहा है बताओ, फर्स्ट वाला, यस और नो? Yes, ma'am. और सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है, फोर्थ वाला, क्योंकि वो Sp3 है। नाउ वी हैव टू चेक कि मैम ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये भी Sp2 है, ये वाला ज्यादा होगा, ये हमें देखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, देखो ना, देखो ध्यान से, यस मैम। क्या हो रहा है इससे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। Yes, तो ma'am. थर्ड वाला क्या आ जाएगा, सेकंड के बाद में आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर ठीक है। तो ये था आपका एडवांस 2019 का। तो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं ना एडवांस वाले की तुम कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो हम सॉल्व करेंगे। मैम हाँ जी बेटा, हम सेकंड में रेजोनेंस होगी, कहाँ पे बेटा, एक मिनट रुको, सेकंड ऑप्शन में,
यस मैम, सेकंड कंपाउंड में। हाँ, रेजोनेंस तो है मेरा बेटा, रेजोनेंस तो है, क्योंकि ये है ना, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन नहीं है ना। इस तरीके से देखो सारे बच्चे, 2 3 कार्बन है ना, 1 2 और 1 सेकेंड, यहाँ पे ये 3, यही है अपना CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CO। यस, यहाँ पे रेजोनेंस होगी बेटा, बिल्कुल होगी यहाँ पे रेजोनेंस। हम नेगेटिव जाएगा रेजोनेंस में ओ के साथ। देखो ये तो जा ही रहा है, ये तो सब में ही जा रहा है बेटा, ये तो सब में ही जा रहा है, बट इससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। सब में ही जा रहा है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, सब में ही जा रहा है ना। हमें वो वाला फैक्टर देखना है जो कि जिसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सके। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे? यहाँ पे sp कार्बन है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp2 है बट OMe लगा हुआ है, यस और नो। यहाँ पे sp3 है, तो जो ये अलग अलग दिख रहा है ना तुम्हें, उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसका कंपैरिजन करोगे, यस और नो। क्योंकि CO नेगेटिव में तो O नेगेटिव पे जो चार्ज है वो तो जा रहा है सब में रेजोनेंस, बट उसके बेसिस पे अपन एसिडिटी का ऑर्डर नहीं बता सकते है ना। किसने पूछा था ये, है ना? यस मैम। समझो चीजों को। तो आपको कंपैरिजन उसी का ही, आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब आपको कोई दिख रहा है कि कोई ग्रुप अलग पोजीशन पे लगा हुआ है या जो भी है। किस बेसिस पे आप कंपैरिजन करोगे, ये आपको वहां पे पता लगाना है पेपर में, ठीक है। तो जो चीजें सेम है वो तो सब में ही सेम है बच्चों, है ना। जो चीज सेम है वो तो सब में ही सेम है, हमें देखना है क्या चीज अलग है, और जो चीज अलग होगी उसी के बेसिस पे हम लोग फिर उसका कंपैरिजन वहां पे कर देंगे। डन है सबका? बताओ भाई, Yes, ma'am. सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यस मैम। ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूं मैं, चलिए अब देखो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसिड के लिए H+ को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकलेगा दोनों में। मेरे से बच्चे ने पूछा भी था लास्ट क्लास में कि मैम एरोमेटिक होगा तो तब कैसे होगा। देखो ध्यान से, देख रहे हो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, ये इस तरीके से यहाँ पे बना है, सबको दिख रहा है। H+ ऐसे ही निकलेगा, बताइए भाई, मैम यस मैम। है ना। अब देखो यहाँ पे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये अपने को देखना है। यहाँ पे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें सारे फैक्टर के बारे में वहां पे दिमाग लगाना है, एक से नहीं हो पाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, मुझे साफ दिख रहा है ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है ना। तो अगर H+ निकलने के बाद आपकी एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है तो नो डाउट वो H+ निकलना चाहेगा। हमें यही तो चेक करना है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। तो बस यहाँ एरोमेटिक बन रहा है, वो एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। यस मैम। Yes, और ma'am. वीक कंजुगेट बेस का मतलब है स्टेबल बेस। डन 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 बोलो। अब ये एसिड है, एसिड क्या करता है, H+ निकालेगा, दिस इज कंजुगेट बेस। अब तुम देख लो कौन सा कंजुगेट बेस स्टेबल है, एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। डन है क्या, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? मैम अगर दोनों ही एरोमेटिक आ गए तब क्या करेंगे? देन एरोमेटिक अगर दोनों आ जाएंगे फिर हमें देखना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मेरा बेटा।
कि किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, फिर उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्क करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, यस मैम। नाइस क्वेश्चन। किसने पूछा था, किसने पूछा था बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। हालांकि ये वैसे एडवांस में थोड़ा ज्यादा आता है, बट मेंस में भी आजकल आ जा रहा है कभी कभी, तो कुछ भरोसा नहीं है। देखो, स्टीरिक मतलब होता है क्राउडिंग से, भीड़ भाड़ से, जो साइज ज्यादा होगा भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। इनहिबिशन मतलब रोकना, है ना? ये सुन लो। रेजोनेंस तो आपको पता ही है, तो भीड़ की वजह से रेजोनेंस रुक जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सिंपल भाषा में। और इसी को एक नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। तो समझो ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। तो ये मैं ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, पहले कोई बच्चा लिखेगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे बच्चे। ठीक है, मेरे पास ये है बेटा, दिख रहा है सबको? मैंने ऑर्थो इफेक्ट है ना, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कुछ गड़बड़ी होगी, ये सुन लो। यस मैम। यस मैम। तो अब आइए, दिमाग में जो क्वेश्चन आए आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, इसकी एसिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं H+ निकालूंगी यहाँ पे। हाँ मैम, निकाल दो। मैंने निकाल दिया, निकाला, बोलो। यस मैम। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चेक करना होता है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। मैम ये तो स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है, हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ कि जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेसिकली रेजोनेंस में जा रही है, लेकिन ये भी तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो रेजोनेंस में जाके काम खराब कर रही है, मतलब ये भी रेजोनेंस में जा रहा है ना? मतलब मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि इस कार्बोनिल को पूरा पूरा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये सुन लो। ये भी आ रहा है पीछे से फिनाइल रिंग की Yes, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सुन लो। तो बीच में क्या आ रहा है? ये सुनो, या मैं एक काम करती हूँ, अभी ये यहाँ से हटा दिया मैंने। ठीक है मैम, ये भी काम तो हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देती हूँ, कोई ग्रुप लगा देती हूँ, ग्रुप कौन सा लगाना है वो मैं बताऊंगी, फिलहाल मैं यहाँ पे मीथाइल लगा रही हूँ। तो जब तुमने ऑर्थो पे मीथाइल लगाया तो होगा क्या बच्चों? ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या होगा? अब यहाँ पे ये दोनों CO नेगेटिव CH3 दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं। हाँ मैम, बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो आपस में क्या होगी? इनकी रिपल्शन होगी। क्या होगी आपस में? पास पास है, बड़े बड़े हैं, धक्का मुक्की होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। ये सुनो, तो होगा क्या मेरा बेटा? देखो, जब मैं तुम्हें रेजोनेंस पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है? एटम शुड बी इन सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में होंगे तभी रेजोनेंस होगी, ऐसे होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगी। ये सुनो, तो ऊपर वाले की केस में रेजोनेंस इसलिए हो पा रही थी क्योंकि सेम प्लेन में थे। बट अब क्या हुआ? रिपल्शन की वजह से। अब देखो, CO नेगेटिव तो कह रहा है हाय राम, मेरे को तो रिपल्शन मिल रही है। अब रिपल्शन मिल रही है तो रिपल्शन से बचने के लिए वो कुछ तो करेगा। तो पहले जो ये बेंजीन रिंग और ये सेम प्लेन में थे आपके, अब क्या होगा? ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। देखो इस तरीके से, देख रहे हो? पहले ऐसे था, अब ये ऐसे होगा ड्यू टू रिपल्शन। थोड़ा सा जो रिंग है वो कहाँ चली गई आपकी? आउट ऑफ प्लेन। तो जो अब फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, क्या वो अब कर पाएगी? क्या नहीं मैम, नहीं कर पाएगी। यस और नो? यानी कि अब क्या होगा? अगर तुम ऑर्थो पे कोई लगा देते हो ग्रुप, CH3 लगा देते हो, तो अब एसिडिटी इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों?
क्योंकि अब जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है यही पूरा क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसका, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के पास। तो यानी कि बेंजोइक एसिड के केस में अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा रहे हो, डजंट मैटर कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी हमेशा इंक्रीज होगी। यस और नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये, तुम तो मेरे को सीधा बोल दोगे मैम मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो एसिडिटी को कम करता है, तो तुम किसको मार्क करके आओगे, तुम कहोगे बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट तुम्हारे दिमाग में उस टाइम आना चाहिए। तो अगर सुन लो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उनकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, बोलो, बढ़ेगी। अब कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए मैं बता देती हूँ। ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप तुम्हें पेपर में मिल सकते हैं, NO2, आर मान ले एल्काइल, जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है ना, बड़े बड़े। हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, एसिड, एस्टर, ये वाले ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं होने चाहिए, अगर मान लो ये होते हैं OH, NH2, CN, तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटू छोटू से ग्रुप है, इनसे कोई ज्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं होगी। यस और नो? तो यहाँ पे रिपल्शन के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। तो ये जिसकी वजह से फिनाइल रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू Benzoic. अदर, ठीक है, अदर वन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, इस पे बेस्ड बहुत सारे PYQs तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, बट मैं क्लास में कुछ करवा देती हूँ क्वेश्चन। देखो, जब भी तुम्हें दिखे बेंजीन के ऊपर COH है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। फिर चेक करो ऑर्थो पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है या मेटा पे, और यहाँ इस पे। तो पहले ही तुम एक ही एसिडिटी का सबसे पहले उसको लगा दोगे, ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब बाकी को आप कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे करोगे, मेटा पे सिर्फ प्लस आई लगेगा, पैरा पे +H +I, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिटी को घटाते हैं, तो +H की पावर तो ज्यादा है तो वो और घटाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, B, ठीक है। तो A को मैंने लगाया ऑर्थो इफेक्ट की बेसिस पे, और इनको लगाया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ +I एंड +H। क्या कहते हो, ध्यान से सोचो, सारे बच्चे सोचेंगे, कुणाल, शुभन, मोहन, कोमलजीत, प्रवीण, केशव, एकमप्रीत, ठीक है, एकमप्रीत, जगजीत, ध्यान दो, हरजीत को, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है नए नए बच्चे हैं, दिव्यांश, सुखप्रीत कौर, परमिंदर, आरुषि, जनेश जी हो, शिवम, अमन, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लो आराम से, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम अगर नेक्स्ट, किसी में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ गया तो हम क्या करेंगे? ये आया तो हुआ CH3 बेटा। नहीं मैम, ऑर्थो पोजीशन पर ही। अच्छा, मतलब इसी पोजीशन पे ही, यस मैम। मतलब यू आर सेइंग कि मैम 2 CH3 आ गए तो क्या होगा, ये बोल रहे हो? नो मैम, मैं कह रही हूँ अगर A में भी और B में भी हाँ, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ गया। बेटा फिर तो A और B सेम नहीं हो जाएंगे, ये कह रही हो क्या आप? देखो, ये कह रही हो आप? यस मैम। ये तो सेम ही है बेटा दोनों।
ये वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो होती हैं, ऑर्थो होंगी COH के रिस्पेक्ट में। ये मेटा है, ये पैरा है ना, ये तो सेम है। हाँ हाँ हरनूर बोलो बेटा। मैम इसमें कंपैरिजन नहीं होगा फिर? नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम है। सेम ही तो कंपाउंड है, ये डिफरेंट ही नहीं है। CS3 इधर बस राइट में लगा हुआ है, उधर लेफ्ट में लगा हुआ है, लगे तो दोनों ऑर्थो पे ही हुए है ना बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, हाँ अगर दोनों पे ऑर्थो पे लगा होता तो आप कहते और ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट की पावर ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि दोनों पे ही अब रिपल्शन खाएगा वो दोनों पोजीशन से। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था एडवांस 2016 में। पहले क्वेश्चन को मैं ही बताऊंगी, आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि। आइए देखो, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कहीं पे? नहीं मैम, जब ऑर्थो पे OH होता है तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, तो मैम क्या करें? तो यहाँ पे ना ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, COOH से ना H+ निकाल देते हैं हर जगह से, ठीक है। हाँ मैम निकाल दो। आया, समझ आया क्या किया मैंने? Yes, ma'am. अब यस मैम। अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है। यही तो हम देखते हैं ना एसिडिटी में, कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ वी हैव टू चेक कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है। देखो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कितने मेंबर रिंग बना रहा है ये? 1 2 3 4 5 6। ये इसके साथ भी कर रहा है, ये तो मैंने इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। यस और नो? और ये रेजोनेंस में भी जा रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, मतलब इसके साथ भी करेगा, है ना। दोनों के साथ कर सकता है OH के साथ, यस और नो? यहाँ पे ये एक ही OH के साथ करेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि विसिनिटी में होना चाहिए। विसिनिटी मतलब समझते हो, पास में होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबलाइज हो रहा है? फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? यस अब मैम। यहाँ पे कैसे करोगे? OH मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या दिखाएगा? -I। और ये ऑर्थो पे क्या दिखाएगा? +M और -I। +M की पावर ज्यादा होती है, तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि -I एसिडिटी को बढ़ाता है, +M एसिडिटी को कम करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। ये पता है कैसे क्वेश्चन होते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, जो कि तब बनते हैं जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं आ रहे हो। मैम ठीक है, इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये तो दिख रहा है, अगर तुम इसका रेजोनेट वो बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो देखना तब तुम्हें दोनों साइड से दिखेगा। देखो एक बार, ऐसे ही बनाते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो दिख रहा है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया है, ठीक है। बोलो। मैम आपने सेकंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर सेम बना दिया। अच्छा हाँ, ये तो पैरा बनाना था ना, सॉरी। हाँ पैरा में क्या होगा, ये तो हो गया ना अपना। पैरा में +M लगाएगा और -I। +M की पावर ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, एसिडिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो यही ऑर्डर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। डन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार मार्क करके लिख लो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमें, ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करना है। तो ये 16 में पूछा था ना एडवांस में, 16 यानी कि 10 साल हो गए पूछे हुए। तो भाई ये मेंस में भी कभी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मेंस में भी लेवल तो अच्छा ही आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। पहले मैंने बात की एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या था? जो जितनी जल्दी H+ दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, यही बोल रहे हैं। या अगर क्योंकि हम GOC पढ़ रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई साहब
जो H+ दे देगा और जो नेगेटिव चार्ज उसके बाद स्टेबल होगा वो वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कब कहलाएगा कोई बेस? तब कहलाएगा जब उसके पास कैपेसिटी हो टू एक्सेप्ट मोर अमाउंट ऑफ H+। जैसे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बताओ भाई, यस मैम। है कि नहीं है? और H+ के पास क्या है मैम? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नहीं? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दे देगा ना इलेक्ट्रॉन, इसको ले भाई तू ले, राजी रहे। अब क्या हुआ, 2 H नाइट्रोजन के पास पहले थे, एक H इसने एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो इसके पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। दिख रहा है सबको? एक मिनट रुको, यहाँ पे NH3 करो, यस और नो? Yes, ma'am. कंफर्म करो सारे बच्चे। तो एक बात बताओ, कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा? जब वो अपना लोन पेयर, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आसानी से शेयर कर दे। क्या कहते हो? हाँ मैम, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। ठीक है, तो इसको मैं अगर तुम्हें ऐसे समझाऊं, यहाँ पे मैं एल्काइल ग्रुप ले लेती हूँ, तो अगर मैं इसका Kb लिखूं, जैसे मैंने वहां पे Ka लिखा था, इसका मैं Kb लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी बेटा? RNH3 पॉजिटिव बाय RNH2 H+, बोलो हाँ या ना? तो जितना मेरा ये ज्यादा होगा Kb भी ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब होगा? जितनी जल्दी लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या? Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जैसे वहां पे Ka बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे Kb बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे Pkb क्या होगा? वही माइनस log ऑफ Kb। तो अगर Kb बढ़ेगा Pkb कम होगा, यानी कि Pkb जब ज्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगी। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. हाँ या ना? ठीक है ना बात? Yes, ma'am. अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे डब्बा बनाओ सारे बच्चे। कहना है से कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाता है, और कहना है से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करता है। क्यों मैम? एक बात बताओ, नाइट्रोजन के पास, देखो एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, या चलो उल्टा कर लेते हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, कोई भी एक स्टूडेंट उठा लो, कोई भी एक ले लो, सिमरन ले लेते हैं, सिमरन आज शांत है, ठीक है, मेरे पास, मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, सिमरन के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, और सिमरन के पापा के पास, सिमरन से मतलब जितने पैसे सिमरन के पास है उससे ज्यादा उसके पापा के पास है, यस और नो? तो एक बात बताओ, मेरे पास पैसे की कमी है, सिमरन के पास पैसे लेकिन उसके पापा के पास और पैसे, सिमरन अपने पापा से हेल्प मांग सकती है और बेटर, ताकि वो मेरी बेटर हेल्प कर सके, यस और नो? तो Yes, सिमरन के साथ उसके पापा खड़े हैं, यस और नो? तो ऐसे ही अगर मेरे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो मैं उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसके पास ऑलरेडी देने की पावर है, जो देना जानता है, तो ये तो भाई साहब राज्य हो जाएगा ना। चलो मैं तो मजे से शेयर करूंगा। तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो क्या करेगा वो? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो जो देने की पावर होगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी होगी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो +M+I लगाते हैं, ठीक है, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, और जो -I-M लगाते हैं वो बेसिसिटी को कम करते हैं। बिल्कुल एसिडिटी का उल्टा है। डन है? चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग अलग। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, बहुत सारे। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल सिंपल, ध्यान से देखो। आप लोगों को बस ये ढूंढना है किस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकोगे
मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो अब हमें ये देखना ऑक्सीजन जल्दी देगा या नाइट्रोजन जल्दी देगा, कौन देगा जल्दी? नाइट्रोजन। वेरी गुड, मैंने बताया था आप लोगों ने, नाइट्रोजन जो होता है वो बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए नाइट्रोजन की होगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट पे बड़े सवाल आते हैं 12th में भी 11th में भी। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन सोल्व ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में तीनों में ही नाइट्रोजन है, तो मैम कैसे चेक करें? मैम हमें ये दिख रहा है sp3 है ना, हमें ये दिख रहा है, या ऐसे बोलो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज sp3, ये sp2 से जुड़ा है, ये sp से जुड़ा है, बोलो क्या कहते हैं? यस मैम। अब जो sp वाले होते हैं भाई, वो तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होल्ड करके रखेंगे टाइटली एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताऊं, मतलब जब कभी तुम्हें बेसिसिटी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे चेक करनी हो, तो कैसे करोगे बच्चों? sp3 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, फिर sp2, फिर sp का। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चेक करने आता है ना हाइब्रिडाइजेशन, कैसे करते हो? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, sp3 है ये sp2 है और ये sp है। भाई ये नाइट्रोजन तो टाइट लगाएगा भाई, मैं तो ना दूं, क्योंकि न्यूक्लियस के s करेक्टर ज्यादा है ना, और s न्यूक्लियस के पास होता है, तो तुम पकड़ के रखेगा ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो जाने दीजिएगा। तो पावर, बेसिक स्ट्रेंथ की पावर इस तरीके से आप बता सकते हो। डन है? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हें सबसे पहले दिख रहा है, जिसपे मैं ए और बी लिख रही हूँ। आ जाओ, दोनों में ही नाइट्रोजन है और दोनों ही sp3 हैं। चेक करेंगे सारे बच्चे। तो अब कैसे करें इसको, कैसे करें इसको कंपैरिजन? मैम यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन अपना क्या लगा रहा है यहाँ पे, बोलो बोलो, सोचो। -m। वेरी गुड दिव्यांश, -i, क्योंकि दे तो पा नहीं रहा है ये, +m तो नहीं, +m मतलब होता है देना, है ना। यहाँ पे तो दे नहीं पा रहा, तो दे नहीं रहा तो क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो क्या करेगा, आसानी से दे पाएगा क्या इसको? नहीं, -i तो बेसिसिटी को कम करते हैं, तो बेसिसिटी ए वाले की ज्यादा होगी। समझो, कोई नहीं समझाएगा भाई ये चीजें, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी फिर। ये वाला चेक करो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन बेटर डोनर होता है, तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्या कहते हो? यस मैम। नीचे वाला और नीचे वाला चेक करो, दोनों ही नाइट्रोजन है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होने वाली है, ए की या बी की? देखो, जो ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू बी। क्यों? मैंने कहा था ना, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में। कैसे करेंगे भाई, उसके साथ ही लगा हुआ है। तो ये होते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, या तुम इसको बोलते हो फ्रीली, आजाद पंछी अवेलेबल है ये, है ना। और ये बेचारे चार कहते हैं चल भाई मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तू दे दे इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक कौन होगा? ये। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या लगा रही हूँ? यस मैम। सेम लास्ट में एक बार चेक करो, वी हैव टू चेक विच वन इज मोर बेसिक। ये एनिलीन है, ये बेंजाइलअमीन है। अब इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये इसके क्या है, नहीं जा रहे हैं, फ्री है ये तो। और अगर फ्री है तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? फ्री वाले। बी।
अब ध्यान से देखो जो मैंने ये 4 एग्जाम्पल करवाए हैं और कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम एक बार थर्ड वाला समझा दो। थर्ड वाला में बेटा ध्यान से देखो, जो बी वाला है उसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, जबकि फर्स्ट के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में दिख रहे हैं, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड है ना। तो अब ये लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये इतने अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए एज कंपेयर टू बी। तो जो फ्री आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, उस केस में बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि वो घूमने जा रहे हैं, हमें फ्री चाहिए, ये तो घूमने जा रहे हैं, ये अपनी जगह पे ही बैठे हैं, तो बेसिसिटी बी की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैंने एनिलीन और बेंजाइल अमीन में यूज किया है। बेंजाइल अमीन में जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है, फ्री है, जबकि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू बेंजाइल अमीन। ठीक है, चलो अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो क्या ही, एग्जांपल समझ लो। पैरा पोजीशन पे तुम मान लो एक बार मैंने मिथाइल लगाया, एक बार मीथोक्सी हाइड्रोजन NO2 और CN, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है। ये हमने एसिडिटी में भी किया था सवाल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, सॉरी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं बोलो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो तुम मुझे बताओ सबसे पहले किसका नंबर लगाऊं, CH3 और OCH3 का, और उसमें भी OCH3 का पहले क्योंकि प्लस M लगाता है, और फिर H का, और सबसे बाद में NO2 क्योंकि NO ये -I के बेसिस पे, ये आपका +M -I, जो -I तो वैसे भी इसकी पावर कम होती है, ये +I+H, और ये -I -M, ये भी -I -M लगाएगा, लेकिन NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I लगाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, चलो ये वाला तुम ट्राई करके देखना घर पे, क्या कहते हो, AB AB और नीचे वाला भी, डन करके देखना इसको। ओके मैम। काफी सारे क्वेश्चन हैं, बस आप यही ट्राई करके देखना। ठीक है, और अब 2 असाइनमेंट भी तुम लोगों को मिलेंगे, है ना, उनको ट्राई करना सोल्व करने का। ठीक है जी। Okay.